हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का मैथ लेकर के आया हूँ और ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। जरा इससे हम लोग आइडेंटिफाई हो लें कि द्विघात समीकरण आखिर है क्या। तो इसी मैथ चैप्टर में चैप्टर 2 में देखे थे बहुपद, और ये बहुपद जो था उसमें पद को बताया गया था और पद के साथ उसमें एक चर के बहुपद, दो चर के और साथ में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को देखे थे। देखिए बहुपद था जिसको हम लोग उसमें बताए थे कि ax² प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का एक बहुपद वहाँ पर बताए थे जहाँ a b c जो है वो अचर कहलाए, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन वेरिएबल, और x जो है वो चर था जिसको वेरिएबल बोलते हैं। और उस बहुपद में देखे थे, उस चैप्टर में बहुपद के अंतर्गत एक एग्जाम्पल था हमारा इस प्रकार कि x² प्लस 7x प्लस 10। कहने का मतलब कि इस प्रकार के बहुपद में चर एक ही होते हैं और इस चर पर अधिकतम घात जो 2 है, इसीलिए इसका नाम दिया गया द्विघात बहुपद। अभी बहुपद की बात कर रहे हैं कि एक चर वाले बहुपद में अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। इसको द्विघाती बहुपद कहेंगे, द्विघाती बहुपद। ये हुआ जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं x² प्लस 7x प्लस 10, वास्तव में इसी बहुपद पर ये आश्रित है। कैसे कि यदि यहाँ पर 1 देते हैं अपने मन से, तो कोई भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आता है ना। इसको अगर इस रूप में बैठाते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। हमने बोला कि a b c ये तीनों जो है वो अचर है, तो a के जगह पर मान 1 आया है, b के जगह पर 7 आया है और c के जगह पर 10 आया है। तो द्विघात बहुपद का एक एग्जाम्पल था, और इस प्रकार के एग्जाम्पल को हम लोग फैक्टराइजेशन किए थे, गुणनखंड किए थे। बस केवल गुणनखंड तक समझे थे हम लोग, नहीं। और आगे देखते हैं कि इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं इस प्रकार कि x² माइनस 2x माइनस 10, तो इसको भी हम लोग द्विघात बहुपद ही कहेंगे। अब कहोगे कि इसमें ये जो है वो इस रूप में नहीं बैठ रहा है, तो कैसे नहीं बैठ रहा है उसको जरा बता रहे हैं। वास्तव में यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1x² प्लस का प्लस देते हैं और ये माइनस 2x प्लस का प्लस देते हैं और ये माइनस x। तो क्या होगा कि अगर इसको हम हल करेंगे तो फिर इसी जगह पर आ जाएंगे ना। अब यहाँ पर ये x² प्लस bx प्लस c के रूप में आया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और c इज इक्वल टू माइनस 10। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद ही कहेंगे। द्विघात बहुपद को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि b और c का मान अगर 0 हो, लेकिन इसका मान x² का मान
जो इसका संख्यात्मक मान ये है ना, उसका 1 होना चाहिए, उसका 0 नहीं होना चाहिए। एक का मान कभी भी 0 नहीं होगा। जब a का मान 0 हो जाएगा तो वो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि फिर अगला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल 3 की बात करें। एग्जाम्पल यहाँ पर ये 2 था, ये 1 था और ये 2 और वो 3। अब इसको हम कह दें ऐसे कि x² - 15, क्या ये द्विघात बहुपद है? तो द्विघात बहुपद इसको हम कहेंगे है। क्यों? अब इसमें इस रूप में कहाँ आ रहा है? आ रहा है, देखते हैं। ये x² + 0x ±15 है ना। तो कोई भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही दे सकते हैं ना। तो ax² + bx + c, यानी a = 1 आया और b = यहाँ क्या हो जा रहा है 0 और c = -15। इसलिए ये द्विघात बहुपद में है, हम इसको कर सकते हैं। फिर अगला एग्जाम्पल एक तो लेते हैं। एग्जाम्पल 4 में कहते हैं कि x² - 15x, क्या ये द्विघात में है? ये भी द्विघात में है। कैसे द्विघात में है? क्योंकि 1x² प्लस करके यहाँ पर -15x + 0 कर सकते हैं ना। तो क्या है कि ax² + bx + c, यानी a = 1 और b = -15 और c = यहाँ 0 हो सकता है। तो ये भी हमारा द्विघात बहुपद में है, ये भी द्विघात बहुपद में है, ये भी द्विघात में है, ये भी द्विघात में है। लेकिन कौन नहीं है? जरा उसका एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं, है कौन नहीं। ठीक है, x पर अधिकतम घात यानी चर पर अधिकतम घात 2 मान वाले पद को होना जरूरी है। अधिकतम घात 2 का मान का होना जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल 5 अगर करें और यहाँ पर करें कि 3x + 5, नहीं, इस प्रकार का हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, पूछा कि ये द्विघात बहुपद है, तो कहेंगे द्विघात बहुपद नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो x² यानी a का मान ax² वाला जो पद है वो इसमें नहीं है, इसमें शॉर्ट है। यानी 0x² + bx 3x + 5, यानी a = यहाँ 0, b = 3 और c = 5। पहले ही बताए कि ये का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद को पहचानने का वही तरीका कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, हमारा सामान्य रूप है भाई। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है, ax² + bx + c, जो कि चैप्टर 2 में देखे थे और चैप्टर 2 में इन सारी बातों को बताए भी थे। नहीं, तो द्विघात बहुपद को पहचानने के लिए यही जो टेक्निक है ना, उसको देखो कि b का मान और c का मान 0 हो सकता है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं है, तो ये द्विघात बहुपद में नहीं है। हम इसको कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्या करोगे? इसको लिखना है कि मिटाएं? द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण कब हो जाता है? सामान्य समीकरण जो है वो क्या है? सामान्य समीकरण जानते हो कि ax² + bx + c जब तक है हम इसको द्विघात बहुपद बोलते थे। नहीं, अब इसका मान अगर 0 के बराबर हो जाता है, अगर = 0 कर देते हैं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। नहीं,
कहने का मतलब अभी जो एग्जाम्पल हम लिए थे ना कि x² + 7x + 10 ये द्विघात बहुपद में था नहीं। अब जब तक इसमें हम = 0 ना कर दें समीकरण नहीं कहलाएगा, लेकिन जैसे ही x² + 7x + 10 = 0 कर दिए तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास गुणनखंड, वैसे तो द्विघात समीकरण में से इसको हल करने के लिए जो सूत्र निर्धारित करेंगे वो आज की डेट में अगले क्लास में कल करेंगे कि फिर भी यहाँ पर इसका मान कैसे ज्ञात हो। जब हमारा 0 आ गया ना, जब 0 आ गया तो इसका शून्य को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि चैप्टर 2 में किए थे =0 का। अब =0 इसलिए किए थे क्योंकि हमको शून्य प्राप्त करना था, इसी चीज़ को लिखते थे ना, शून्य प्राप्त करना था मैंने x का वैल्यू। अब x का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमारा x का 2 वैल्यू प्राप्त होगा, क्यों जानते हो? क्योंकि अधिकतम घात 2 है नहीं। जब x पर यानी चर पर अधिकतम घात 2 हो तो x का 2 वैल्यू आएगा, एक अल्फा कहलाएगा और दूसरा बीटा कहलाएगा, अल्फा और बीटा नहीं। तो इसको हल करने के लिए 8 से ही हम लोग इसको गुणनखंड करने के लिए सीखे थे। इस प्रकार के जो बहुपद दिए हुए थे ना उसका गुणनखंड करना सीखे थे ना, उसी के आधार पर हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं आज के डेट में कि x² + 2x + 5x + 10 = 0 नहीं। अब हम इस चीज़ को बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर रहे इसलिए कि तुम लोग सारे लोग जान रहे कि इसको गुणनखंड किस प्रकार किया जाता है, याद है ना। तो इन दोनों में से जो पेयर के जोड़ा लगाया उसमें से x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बच जाएगा x + 2, फिर इसमें +5 कॉमन ले लेंगे और x + 2 = 0। यही करते थे ना, नहीं भी करते थे इसको। x + 2 दो जगह है, फिर यहाँ x + 5 = 0। सो x + 2 x + 2 0 और x + 5 भी 0। तो x अब उधर जगह तो -2 और x ये उधर जगह तो -5। तो अभी क्या बोले कि चूंकि द्विघात समीकरण में x पर अधिकतम घात 2 है इसलिए x का जब भी प्राप्त होगा 2 मान प्राप्त होगा नहीं। अब एक मान जो हम इसको कहेंगे वो अल्फा और दूसरा मान जो कहेंगे उसको बीटा कहेंगे। अल्फा और बीटा के बीच हम लोग रिलेशन देखे थे, ये जानते हो चैप्टर 2 में देखे थे ना कि अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। ये तो वहाँ की बात थी ना, चैप्टर 2 में देखे थे मूलों द्विघात बहुपद के मूलों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच जब करनी थी तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करते थे। अल्फा और बीटा का अगर मान दिया हो नहीं तो किस द्विघात बहुपद का वो मान है तो उसको पता करते थे x² + अल्फा + बीटा x, यहाँ माइनस था ना, माइनस और यहाँ पर +अल्फा × बीटा। इस समीकरण के इस फॉर्मूला के द्वारा जो है ना हम लोग द्विघात बहुपद प्राप्त करते हैं नहीं, याद आया ना। अब इसी चीज़ को आगे लेकर के और दूसरे तरीके से पता करेंगे कि अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करने के लिए एक द्विघाती सूत्र होता है, ठीक है। वो द्विघाती सूत्र को भी हम बताएंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें क्या कहता है? कहता है कि जो दिया हुआ है क्वेश्चन है वो पता करने कहता है कि ये द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण है नहीं, पता करने कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य सूत्र हम बताए हैं वो ax² + bx + c = 0 नहीं करके ना बताए थे। इस रूप में यदि आता है
कहने का मतलब कि अगर सी का मान 0 आ जाए तभी, बी का मान भी 0 आ जाएगा तभी वो द्विघात समीकरण में कहलाएंगे, लेकिन ए का मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर? अब इसको देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण का ये है या नहीं है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। इस चीज को इसको तोड़ना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रॉब्लम है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6। ठीक है, इन दोनों पद को इधर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या ये दोनों कैंसिल हो सकता है? तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर 6 और एक ये 7 इज इक्वल टू 0। ये मान आया अंतिम। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो लिखेंगे हाँ। अब ये क्यों है? तो उस सामान्य समीकरण पर ये बैठता है, आश्रित है। उसमें से अगर बात करें कि a का मान इसमें कितना है 1, b का मान कितना है 0, c का मान 7, b का मान 0 क्यों जाना? क्योंकि b के मान के साथ x वेरिएबल जरूर रहता है। तो यहाँ पर अगर x रहता तो यही 7 b का मान कहलाता। जब यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं हो, केवल अचर हो, तो ये मान किसका हो जाता है? c का। तो ये 7 जो हो गया वो c का मान हो गया, और b का मान चूंकि उसमें x है नहीं, तो इसको x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 कर दिए। तो यहाँ पर x की जगह पर b की जगह पर 0 आ रहा है, तो b का मान 0 हो जाएगा और c का मान 7। तो इस तरीके से इसके सारे क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर?